जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर ब्रिज अकेडमी पर। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं कर्क रेखा। कल तक अपने भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। कुल अक्षांशों की लंबाई और अक्षांश के बारे में। आज बात करते हैं भारत में से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा की अगर बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर उन 8 राज्यों का मैं बात करूं, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये तो हुआ आपके जिन राज्यों से वो गुजरती है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कर्क रेखा भारत के सेंट्रल में से गुजरती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कर्क रेखा से ऊपर भारत के कितने राज्य स्थित हैं और कर्क रेखा से नीचे भारत के कितने राज्य स्थित है, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है। कर्क रेखा। अब अगर ये पूछे कर्क रेखा से ऊपर स्थित राज्य, तो ऊपर जो है, ऊपर स्थित जो राज्य हैं उनकी संख्या है 12 प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? जम्मू कश्मीर, J&K। अगर पहले बात करते तो यहां 13 राज्य थे, क्योंकि अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश। और अगर बात करें इससे नीचे जो राज्य स्थित हैं उनकी कुल संख्या है 8 राज्य स्थित हैं। 8 और इनकी संख्या भी 8 प्लस 8 प्लस 12 कितने हुए? कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में राज्य 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात अपने अलग से करेंगे। मैं यहां केवल आपको ये बता रहा हूं कि कर्क रेखा से ऊपर कितने राज्य स्थित हैं और कर्क रेखा से नीचे कितने राज्य स्थित हैं, यहां आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब अगर वो आपसे ये पूछ रहा है भी कर्क रेखा से ऊपर कितने राज्य स्थित हैं, तो 12 हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अपने बात सिर्फ राज्यों की कर रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको सिर्फ राज्य के बारे में ध्यान रखना है। कर्क रेखा से ऊपर यानी भारत के नक्शे में कर्क रेखा से ऊपर जो स्थित राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 है। और कर्क रेखा से नीचे जो स्थित राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। और कर्क रेखा पर जो स्थित राज्य हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 8। यानी 8 और 8 प्लस 12 यानी कुल वर्तमान में भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। अब मैं अगर आपसे बात करूं वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश, तो उनकी संख्या 8 है जी। इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना आप ध्यान रखना वर्तमान में संख्या कितनी है, 8। अगर आपको थोड़ा सा मैं यहां बता दे रहा हूं, नोट लगा के आप लिख लें। नोट 26 जनवरी 2020 दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब दादर नगर हवेली की राजधानी दमन द्वीप है, राजधानी दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, दमन एवं द्वीप है। ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। वैसे अपने अलग से इन सभी को पढ़ेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन सभी के बारे में। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूं। कर्क रेखा के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कर्क रेखा से ऊपर, यानी भारत के सेंट्रल में से होकर गुजरती है कुल, उससे ऊपर यानी इस 23.5 से ऊपर कितने राज्य हैं और 23.5 से नीचे कितने राज्य स्थित हैं, तो ऊपर 12 राज्य स्थित हैं और उसके नीचे 8 राज्य स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं इसी कर्क रेखा की। अगर आपसे यह पूछा जाए कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो उसके अंतर्गत आपका आएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश। अब सर्वाधिक मध्य प्रदेश में तो वो जाहिर सी बात है न्यूनतम भी पूछ सकता है। न्यूनतम विस्तार ये सर्वाधिक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूं न्यूनतम। न्यूनतम विस्तार जो है वो त्रिपुरा में है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। न्यूनतम विस्तार यानी कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार कौन से राज्य में है, त्रिपुरा में। और सर्वाधिक विस्तार का अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कर्क रेखा से सर्वाधिक निकटतम राजधानी मुख्यालय, सर्वाधिक निकटतम राजधानी मुख्यालय, अब अगर जाहिर सी बात है सर्वाधिक विस्तार कहां है, मध्य प्रदेश में है। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग विषय है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको करेंगे। अब अगर आपसे ये पूछ रहा है निकटतम राजधानी मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय भोपाल, ये आप अक्सर पढ़ते आए हैं। जब भी आप कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आपने किसी बुक्स में भी पढ़ा होगा कौन सा राजधानी मुख्यालय सर्वाधिक नजदीक पड़ता है कर्क रेखा के, तो भोपाल पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एक राजधानी मुख्यालय है आइजोल। आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की, मिजोरम। अब अगर वो आपसे दोनों ऑप्शन में देखकर पूछ रहा है तो आप आइजोल को टिक करेंगे, क्योंकि
आइजोल भोपाल से नजदीक है, यानी कर्क रेखा से। लेकिन अगर ऑप्शन में आइजोल नहीं दिया गया और अकेला भोपाल दिया गया तो भोपाल से ही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, आइजोल ऑप्शन में दे रखा है, इसका सीधा सीधा मतलब है भाई वो आपसे आइजोल के बारे में ही पूछ रहा है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका आइजोल सही होगा, भोपाल नहीं। अगर आइजोल ऑप्शन में नहीं है तो अकेला भोपाल है, तो वो बिल्कुल क्लियर कट है कि भोपाल नजदीक की राजधानी मुख्यालय है। अब अगर बात करें, ये निकटतम राजधानी मुख्यालय होगा, इसको आप विशेष तौर से इंपोर्टेंट करके ध्यान रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आइजोल ऑप्शन में तो आइजोल सही है, वरना भोपाल। नेक्स्ट बात करते हैं दूरस्थ राजधानी मुख्यालय। राजधानी मुख्यालय अगर मैं दूरस्थ राजधानी मुख्यालय की बात करूं तो कौन से राज्य की राजधानी? जयपुर। किसकी राजधानी है? राजस्थान। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब ये है कि जो राज्य स्थित हैं कर्क रेखा पर, उनमें से किस राज्य की, उनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे दूरस्थ स्थित है? अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो नीचे तमिलनाडु की राजधानी भी दूर पड़ती है, लेकिन उसका क्वेश्चन यही होगा कि सबसे दूरस्थ का मतलब वो जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उनके बारे में वो पूछ रहा है। नेक्स्ट अपने कर्क रेखा कंप्लीट है। अब अपनी बात करते हैं, कुछ एक बातें जो है देशांतरों के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर रेखा। अब इसमें अपने को सबसे पहले भारत के अंतर्गत, यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में अपनी पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो यहां से लेकर आपको ये वाला हिस्सा जो है वो भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, एक चीज आप ध्यान रखना, देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी खड़ी रेखा जो होती है उसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी ये आपका अंतिम छोरा गुजरात वाला जो हिस्सा है भारत का, वहां से भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। पूर्वी देशांतर यानी भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं भारत के जो ये वाला बिंदु है, यानी भारत का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, यानी ये पश्चिमी बिंदु है और ये भारत का पूर्वी बिंदु है। सबसे पहले अपने बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। यहां आपका जो राज्य पड़ता है उसको कौन सा राज्य कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
यानी भारत का पूर्वी राज्य या अंतिम राज्य जिसको कहा जाता है पूर्व की तरफ से, वो आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और इधर जो राज्य है उसका नाम है गुजरात, पश्चिमी राज्य। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर बात करें, ये 97 डिग्री 25 मिनट जो देशांतर रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश के किस जगह से होकर गुजरते या किस जगह को वो टच करती है, उस जगह का नाम है किबिथु। किबिथु, किबिथु जगह है कहा? अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं जिले की बात करूं तो यहां जो जिला है वो है वांगलू, अरुणाचल प्रदेश का वांगलू जिला, वांगलू जिला। ये भारत की 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु जगह है, जहां का जिला वांगलू है, जो अरुणाचल प्रदेश का ही एक जिला है। वहां से होकर ये गुजरती, यानी भारत का अंतिम छोर है, पूर्व की तरफ से भारत का अंतिम छोर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुजरात। गुजरात के अंतर्गत जो जिला पड़ता है, यानी अगर मैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, पश्चिमी छोर का अंतिम जिला, यानी भारत का पश्चिमी छोर का अंतिम जिला है वो है भुज। भुज वैसे भूकंप आया था एक बार यहाँ, उस समय का मतलब काफी चर्चाओं में रहा था। उसके बाद अगर बात करें, यहां जो जगह है उस जगह को कहा जाता है गोरमुथा, गोरमुथा। गुजरात का भुज जिला, उसकी जगह है गोरमुथा। गोरमुथा जगह के अंतर्गत भारत की 68 डिग्री 7 मिनट जो देशांतर रेखा है वो वहां से गुजरती है। अब एक चीज अगर आपसे वो पूछ रहे, अगर ये वो पूछ रहा है भी भारत की जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है किस प्रदेश से होकर गुजरती है, तो इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? यानी ये वाला हिस्सा जो है प्रदेश, सरकरी प्रदेश, सरकरी प्रदेश, सरकरी प्रदेश इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। जैसा आप राजस्थान के अंतर्गत पढ़ते हैं अलग अलग प्रदेश जो हैं, उस तरीके से इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? सरकरी प्रदेश, जहां से ये रेखा होकर गुजरती है। अब अगर उसके बाद बात करें, इस रेखा को टच करने वाला जलीय बिंदु कौन सा है जो गुजरात में ही है? आपने सुना होगा जलीय बिंदु, यानी इस रेखा को टच करने वाला जलीय बिंदु, जलीय बिंदु नारायण सरोवर, नारायण सरोवर। यानी जलीय बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? नारायण सरोवर। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि किस प्रदेश के अंतर्गत आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो वो प्रदेश कौन सा है? सरकरी प्रदेश उसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुल विस्तार, यानी भारत का कुल देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। इसमें से जब आप माइनस करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट को, अब यहां जो आएगा वो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार है, वो है 29 डिग्री 18 मिनट। ये भारत का कुल देशांतरीय विस्तार है। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। अब अगर बात करें यहां से लेकर यहां तक, अगर इस चौड़ाई की अपने बात करें, जो अगर किलोमीटर में अगर बात करें तो यहां से यहां तक का जो किलोमीटर है वो कुल कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर
कुल चौड़ाई है यहां से यहां तक चौड़ाई। अब कल वाले वीडियो में हो सकता है भी गलती से जब मैं देशांतरीय विस्तार आपको बता रहा था भारत का जो 3214 किलोमीटर है यानी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, उस समय हो सकता है बाय मिस्टेक चौड़ाई लिखा गया हो तो आप उसकी जगह पर उसको लंबाई पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं, अगर वो आपसे ये पूछे भारत की लंबाई व चौड़ाई में, भारत की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है, तो लंबाई मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां, लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है आपकी 2933 किलोमीटर। जब आप इस लंबाई में से इस चौड़ाई को माइनस करेंगे 3214 माइनस 2933 तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 281 यानी 281 किलोमीटर। भारत की लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है कितना है, 281 किलोमीटर है। यह आपकी लंबाई है, कुल लंबाई यानी भारत की यहां से लेकर यहां तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। अगर इन दोनों का अंतर वो आपसे पूछे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा आपका 281 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अपने देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अपने सबसे पहले भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर भारत का कुल देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 29 डिग्री 18 मिनट। अगर कुल चौड़ाई की बात करूं यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो 2933 किलोमीटर भारत की कुल चौड़ाई है, लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर इस दोनों को आप यानी पूरे अंतर को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 281 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई उससे थोड़ा कम है, इन दोनों के बीच का अंतर 281 किलोमीटर है। भारत का पश्चिमी अंतिम छोर भुज जिले के अंतर्गत गौरमाथा है, इसी को यानी इस पूरे जगह को सरकरी प्रदेश कहा जाता है और यहाँ जो जलीय बिंदु है उसका नाम नारायण सरोवर है। उसके बाद अगर बात करें भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसको किबिथु कहा जाता है, वांगलू जिला है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में अपने को पढ़ना है। देशांतर रेखाएं मूल रूप से जो है वो समय निर्धारण का काम करती है, समय निर्धारण। समय निर्धारण का कार्य करती है कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें या भारत की बात करें, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अभी अपने पढ़ के गए हैं। भारत का जो पूर्वी छोर है वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल। तो कहां होगा? अरुणाचल
प्रदेश में। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे भारत में सबसे लास्ट में यानी अंतिम समय में सूर्य अस्त कहां होता है, तो भारत में सबसे अंतिम सूर्य अस्त कहां होता है। अब आपको पता है जहां सूर्य जल्दी उदय होगा वहां जल्दी अस्त होगा। अगर आपसे यह पूछा जाए भारत में सबसे लास्ट सूर्य उदय या सबसे लेट सूर्य उदय कहां होता है, तो गुजरात। और यही प्रश्न वो इस तरीके से पूछे भारत का अंतिम सूर्य उदय किस राज्य के अंतर्गत होता है, तो भी कौन सा आएगा आपका गुजरात। गुजरात क्योंकि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित जो राज्य है वो गुजरात है। उसके बाद अगर बात करें अरुणाचल से लेकर गुजरात के मध्य, अभी अपने पढ़ के गए हैं अरुणाचल से गुजरात के मध्य देशांतरीय अंतर कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के मध्य जो देशांतरीय अंतर है वो कुल कितना है, 29 डिग्री 4 मिनट है। अब अगर इस 29 डिग्री 4 मिनट की अगर मैं बात करूं, तो जब आप 29 डिग्री इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें और जो आपकी 18 मिनट है, ये आपकी 18 मिनट है, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसके अंतर्गत आपका ये तो आएगा 116 मिनट। अगर इस मिनट की मैं बात करूं, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 72 सेकंड बनता है, 72 सेकंड। अब आप देखिए पूरा दिन जो होता है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य की किरण जाने में जो समय लगता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर सूर्य की किरण को 4 मिनट का समय लगता है। ये आप अक्सर पढ़ते हैं और बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां जो टाइमिंग बनती है वो कितना हो गया, 1 घंटा और लगभग 57 मिनट 12 सेकंड। 1 घंटा 57 मिनट। यानी अगर मैं पूरे की बात करूं, 12 सेकंड भी अगर इसमें साथ में जोड़ दिया जाए, यानी ये बेहतर है, 60 का 1 मिनट हो गया और 12 सेकंड भी अगर मैं जोड़ दूं तो लगभग पूरे 3 घंटे, लगभग 3 घंटे। ये 3 घंटों का अंतर कहां है, इसका अंतर है। यानी इन 29 डिग्री 4 मिनट के जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, इसको जब सूर्य की किरणें क्रॉस करेंगी, प्रत्येक देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है, तो इसमें कितना लगेगा, लगभग 3 घंटे। या एग्जिट टाइम की बात करूं तो 1 घंटा, सॉरी लगभग 2 घंटे होंगे, लगभग 2 घंटे, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में
जो समय लेती है वो समय होता है 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लगने वाला समय 24 घंटे, यानी जिसमें एक पूरे दिन और रात का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बात करें इस पूरे एग्जिट समय की, अगर मैं बात करूं तो ये 24 घंटे को अगर मैं एग्जिट निकालूं 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 48 सेकंड, 48 सेकंड का समय होता है, का समय लगता है। यानी इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 24 घंटे तो अपने पढ़ते हैं लगभग, जैसे मैंने यहां लिखा है अभी लगभग, तो ये लगभग के अंतर्गत आते हैं 24 घंटे। लेकिन एग्जिट टाइम की अगर बात करें 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगते हैं। उसके बाद अगर बात करें, अगर मैं इस 24 घंटों को 360 से मैं डिवाइड करता हूं, 360 से जब आप इस 24 घंटों को डिवाइड करेंगे, 24 घंटों को जब आप 360 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 15। इस 15 का क्या रोल है? 1 घंटे में 15 देशांतर पार करता है, 1 घंटे में 15 देशांतर पार होते हैं। अब 1 घंटे में 15 देशांतर पार होते हैं तो 60 मिनट में कितने होंगे? 60/15, 4 मिनट, यानी एक देशांतर, सॉरी, अगर 24 घंटे में 15 देशांतर पार होते हैं तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 15/60 के अंतर्गत देखा जाए तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कल अपने यहीं से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।